गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 कोर्स बी व्याकरण पाठ्यक्रम से अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने जा रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने से पहले जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। ठीक है बेटा। तो पहला है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के ऐसे पारस्परिक मेल को वाक्य कहते हैं जिसमें पूर्ण अर्थ का बोध हो। बेटा आप सबको पता है कि हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता है। अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं है तो वो निरर्थक शब्द कहलाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है अधिक पदों के ऐसे पारस्परिक मेल को वाक्य कहते हैं जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो। बेटा इसको दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को भी कह सकते हैं और पदों के मेल को भी। बेटा आपको शब्द और पद में डिफरेंस पता होना चाहिए। शब्द बेटा स्वतंत्र होते हैं, वो वाक्य में नहीं होते। जैसे मोहन, सोहन, फूल, पौधा, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर जो है शब्द आपके वाक्य में जुड़ जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। अब मैंने बोला था मोहन, सोहन, फूल, पौधा। अब मैं कहूंगी मोहन के पास एक फूल है। अब मोहन और जो फूल है वो वाक्य में ऐड हो गया है, तो हम इसको पद कहेंगे। ठीक है बेटा। तो दो या दो से अधिक पदों के ऐसे पारस्परिक मेल को वाक्य कहते हैं जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो, यानी कि जो सारे सार्थक शब्द मिलकर के जब एक सेंटेंस तैयार करते हैं तो उसका पूर्ण अर्थ होना चाहिए। अर्थात हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इस वाक्य के द्वारा कोई भी व्यक्ति हमें क्या बताना चाह रहा है। यह इसका दूसरी तरह से हम इसको समझ सकते हैं। वह पद समूह, यानी उन पदों का समूह जिसमें श्रोता मतलब सुनने वाला, को वक्ता मतलब बोलने वाला के अभिप्राय का बोध हो, यानी कि जो श्रोता है वो जो वक्ता यानी जो बोलने वाला है, जो वो कहना चाह रहा है वो बात उसको क्लियर हो जाए, उसको वो समझ आ जाए। देखिए, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें पूर्ण अर्थ समझ में आ रहा है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन ये जो है शब्द पदों का जो समूह है ये सार्थक है क्योंकि पूर्ण अर्थ दे रहा है। लेकिन नीचे वाले वही शब्द हैं जो ऊपर हैं पद कह लो या इसको शब्द कह लो। जब ये अलग होंगे तो शब्द हो जाएंगे, जब वाक्य में जुड़ गए तो पद हो जाते हैं। तो मान लो ऊपर वाले ही पद जैसे अहिंसा गांधी के जी पुजारी थे, इसमें जो सीरीज है शब्दों की वो गलत है और वो सेंटेंस जो नीचे बन गया है वो पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। ये दूसरी बात है कि हम इसको सही सीरीज में लगा सकते हैं, लेकिन ये जो लिखा हुआ है वो गलत है, यानी कि ये सार्थक वाक्य नहीं है, ना ही हमें ये अर्थ को समझा रहा है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो। ये ऊपर वाले का तो अर्थ है लेकिन नीचे वाले का तो कोई अर्थ नहीं है। तो बेटा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, ये वाक्य है, सार्थक वाक्य है। लेकिन जो नीचे वाला है वो वाक्य नहीं है क्योंकि सिर्फ अपना अर्थ क्लियर नहीं कर रहा है। तो बेटा यही डिफरेंस है कि वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों या पदों का वह सार्थक समूह जो हमें पूर्ण अर्थ प्रदान करता हो, यानी कि जो हम वो कहना चाहता है वो हमें क्लियर कर दे, वो वाक्य कहलाता है। वाक्य की विशेषताएं बेटा, वाक्य भाषा या विचार को व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा। वाक्यों की रचना पदबंध हो या शब्दों के योग से होती है। वही बात बताई मैंने अभी, पदबंध, पद जो बंधे हुए हों यानी वाक्य में जुड़े हुए हों, या शब्दों के योग से होती है। वाक्य में सभी पद व्याकरणिक नियमों में बंद कराते हैं, यानी स्त्रीलिंग है तो उसके अकॉर्डिंग स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अगर पुल्लिंग शब्द है जैसे मोहन ने फूल तोड़ा, अब ये थोड़ी ना कहेंगे कि भी राधा ने ये तो हो सकता है लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना राधा ने केला खाई, वो तो गलत हो जाएगा। तो राधा ने केला खाया, केला पुल्लिंग है तो खाया भी पुल्लिंग है। तो इस तरह से व्याकरणिक नियमों में बंधे होते हैं सभी पद। वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम होता है। वही बेटा भी समझाया कि अगर क्रम सही नहीं है, जैसे नीचे वाले का क्रम सही नहीं है तो गलत होगा, वो वाक्य ही नहीं कहलाया जाएगा। वाक्य भाषा या विचार को व्यक्त करते हैं, यानी हमारी बात को वो स्पष्ट करते हैं।
बेटा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझने से पहले हमें वाक्य के अंग भी समझ में आने चाहिए और साथ ही वाक्यांश भी समझ में आना चाहिए। पहले वाक्यांश समझेंगे। शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता हो परंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता। वाक्यांश, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश या वाक्य का आधा टुकड़ा, आधा भाग। पुजारी थे, वैसे तो क्लियर है बात, पुजारी थे, वहां बैठा, बाजार से, लेकिन ये वाक्य के टुकड़े हैं, वाक्य के भाग हैं, इसलिए वाक्य के अंश को वाक्यांश कहते हैं। इन सभी का अर्थ तो है परंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ये वाक्यांश हैं। अब बेटा वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात की जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, यानी उद्देश्य कहते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। देखिए, ताजमहल आगरा में है। इस वाक्य में ताजमहल उद्देश्य है और आगरा में है विधेय है, क्योंकि ताजमहल के बारे में बात हो रही है और उस ताजमहल के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो आगरा में है, तो वो विधेय हो गया। अब बेटा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं बेटा। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। बेटा जो मैंने आपको पीडीएफ भेज रखी है उसमें मैंने इनके इंग्लिश वर्ड भी लिखे हुए हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा फर्स्ट है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना अर्थात किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसको बेटा वैसे भी सिंपल यानी साधारण वाक्य, जो अभी हमने वाक्य पढ़ा कि जिसका कोई अर्थ हो, जो सार्थक हो, बस वही सिंपल वाक्य होगा। यहाँ पर पृथ्वी गोल है, चीनी मीठी होती है, ये हमें किसी न किसी चीज की सूचना दे रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं। हरियाणा एक राज्य है, राम अयोध्या के राजा थे, रोहन अक्लमंद है, सोहन पुस्तक पढ़ता है, सुरेखा पत्र लिख रही है। यानी कि यहाँ पर ये सूचना दे रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, चीनी मीठी होती है, यानी कि एकदम जो साधारण सिंपल जो वाक्य होता है वो विधानवाचक के अंतर्गत आता है। निषेध, निषेध मतलब नेगेटिव, नकारात्मक। जिस वाक्य में कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रात में बिजली नहीं रहती, नेगेटिव आ गया। उसने बात तक नहीं की, वह इस काम को नहीं करेगा, सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता। ठीक है बेटा, इसमें नकारात्मकता यानी नेगेटिव बात आई है इसमें। अगला है बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न यानी क्वेश्चन मार्क, यानी जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। जब वाक्य में प्रश्न किया जाए अर्थात जिसमें क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किस लिए आदि प्रश्नवाचक शब्द आए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। साथ ही बेटा इस सेंटेंस के लास्ट में, इस वाक्य के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। क्या नहीं, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तुम्हारा नाम क्या है? स्वास्थ्य है, अब कैसा है? तुम्हारा जन्म कब हुआ था? राम के पिता का नाम क्या है? क्या आप रायगंज में रहते हैं? तो बेटा आपने देखा हर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये जो जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होगा। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी को आज्ञा, आदेश दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की गई हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। इन्हें विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं। कृपया आप सब शांत रहें। इसमें बेटा निवेदन किया गया है कि आप लोग प्लीज शांत रहिए। चुप रहो, इसमें आज्ञा दे दी गई है। बाहर जाओ, आदेश दे दिया गया है। इस पाठ को पढ़ो, आज्ञा दे दी गई है। कृपया खड़े हो जाइए, प्रार्थना कर दी गई है उसको। तो बेटा इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके आज्ञावाचक के अंतर्गत आते हैं। विस्मयादि वाचक वाक्य,
विस्मयादि जिसमें आश्चर्य, एकदम से अचानक से जो घटना हो जाती है, जैसे उसके लिए जिसके लिए हमें आश्चर्य होता है। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। अरे इतने बड़े हो गए, वाह क्या बात है, ओह जानकर दुख हुआ, छी यहाँ बहुत बदबू है, धत ऐसा नहीं करते, आहा क्या मौसम है। तो बेटा इसमें जो आप देखते हो कि विस्मयादि बोधक शब्द के पीछे विस्मयादि सूचक वाक्य है, सूचक चिन्ह है। तो बेटा जिस सेंटेंस में ये विस्मयादि सूचक चिन्ह होगा वो विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। ठीक है बेटा, विस्मयादि बोधक कह लो या विस्मयादि वाचक कह लो या विस्मयादि सूचक कह लो, वो सब एक ही है। ठीक है बेटा, तो आपको इस सेंटेंस से ऐसे पता चल जाएगा और ऐसे ही आपने इनको बनाना होता है। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी की इच्छा, मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। मुझे वकील बनना है, यहाँ पर इच्छा प्रकट हो रही है ना किसी की, काश मेरे भी पंख होते, ये भी मनोकामना है उसकी। आपकी यात्रा मंगलमय हो, मंगल कामना कर रहे हैं, किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारी आयु लंबी हो। नव वर्ष की बधाइयां, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे, ये हमारी इच्छा है कि हम कह रहे हैं कि तुम नव वर्ष की तुम्हें बधाई है, तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे, वो सब हम अपनी इच्छा से उनको बोल रहे हैं। तो ये सब इच्छावाचक के अंतर्गत आते हैं। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी संकेत का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मेरा घर उधर है, यानी इशारा करके बता सकते हैं कि हमारा घर उधर है। रोहन का घर यहाँ है। तुम दिल्ली चलो तो मैं चलूंगा, तुम दिल्ली चलोगे तो मैं चलूंगा। यहाँ पर बेटा ये संकेत दिया जा रहा है कि यदि तुम दिल्ली जाओगे तो मैं भी चलूंगा, यदि तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। ये संकेत है कि अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आ जाता। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संकेतवाचक के अंतर्गत आते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से काम के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद उसे खबर ही न हो, संदेह हो गया ना बेटा इसमें। संभवतः मैं जीत जाऊं, संभावना हो गई। संभव है आज धूप निकले। ऋतिक पढ़ रहा होगा, पक्का नहीं पता पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, लेकिन ये सोच रहा है कि हो सकता है, संभावना है। शायद मैं कल जाऊंगा। ठीक है बेटा, ये संदेहवाचक और संभावना के अंतर्गत आते हैं जहां पर डाउट होता है। ठीक है बेटा, अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। बेटा जैसे ये दिखा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। आपको सेंटेंस दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि आप इसके सामने उसका भेद लिखिए। जैसे क्या मेरा पत्र आपको मिला, और लास्ट में आपको प्रश्नसूचक चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। मैं अपनी बात कर चुका हूँ। ठीक है बेटा, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह के देखते ही आपको क्या पता चला, विस्मय सूचक हो गया। काश मेरे पास कार होती, इच्छावाचक हो गया। शायद आज बारिश आएगी, संभावना सूचक हो गया। वो आपने सामने लिख देना है। अगर पेपर में आपसे कहा जाए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए, तो आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे और इसके सामने आपने इनके भेद लिखने हैं कि ये अर्थ के आधार पर कौन सा भेद है। दूसरा तरीका बेटा किस तरह से आ सकते हैं, निर्देशानुसार वाक्यों में परिवर्तन कीजिए। अब बेटा आपको सेंटेंस दिया मिलेगा, यानी वाक्य दिया मिलेगा, और साथ ही सामने एक नाम लिखा मिलेगा अर्थ के आधार पर। आपने उसको उसमें चेंज करना है। वह बहुत देर से रो रहा है, ये साधारण सिंपल यानी विधानवाचक वाक्य है। इसको आपने विस्मयवाचक में चेंज करना है। बहुत सुंदर दृश्य है, इसको भी आपने विस्मयवाचक में चेंज करना है। क्या आप मुझे जानते हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसको आपने विधानवाचक में बदलना है। क्या वह इतना मूर्ख है, ये भी प्रश्नवाचक है, इसको आपने निषेधवाचक में चेंज करना है। सैनिकों को आगे बढ़ना चाहिए, ये आज्ञावाचक में चेंज करना है आपको, यानी कि सैनिकों आगे बढ़ो। क्या वह इतना मूर्ख है, वह इतना मूर्ख
नहीं है, निषेधवाचक हो गया। क्या आप मुझे जानते हैं, ये आपका प्रश्नवाचक है, इसको विधान में चेंज करना है, आप मुझे जानते हैं, और प्रश्नसूचक चिन्ह हट जाएगा। बहुत सुंदर दृश्य है, साधारण वाक्य है, इसको अरे वाह या अरे लिख दो, चाहे वाह, बहुत सुंदर दृश्य है। वाह के बाद विस्मयसूचक चिन्ह आ जाएगा। वह बहुत देर से रो रहा है, अरे देखो उसको, विस्मयसूचक या अरे आह, वह बहुत देर से रो रहा है। इस तरह से बेटा विस्मयसूचक चिन्ह लगाओ और उससे पहले विस्मयादि बोधक शब्द लिख करके उसके बाद विस्मयसूचक चिन्ह लगा दो और उसके बाद ये सेंटेंस आप वापस लिख दो। ये विस्मयवाचक के अंतर्गत आता है। बेटा मैंने पीडीएफ में आपको ऐसे ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनको ध्यान से पढ़ो और समझो। आशा आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।